हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये लेक्चर नंबर 13 चल रहा था चैप्टर 2 का, जिसका नाम है फिजियोग्राफी। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हो यूपीएससी मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मेजो रीजन्स को कंप्लीट करना। देखो, हम लोग पढ़ते हैं फिजियोग्राफी, और फिजियोग्राफी में इंडिया को टोटल हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। उसमें से एक जो पार्ट था दैट इज पेनिनसुला प्लेट्यू। उस पेनिनसुला प्लेट्यू को भी हमने 8 पार्ट में कैटेगराइज किया था। वो 8 पार्ट कौन कौन से थे? पहला था नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, और उसके बाद है हमारा साउथ सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है ईस्टर्न प्लेट्यू। उसके बाद आता है मेघालय वाला प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू। उसके बाद आप कह सकते हो कि नॉर्थ डेक्कन, ठीक है, नॉर्थ डेक्कन। उसके बाद आता है साउथ डेक्कन, और फिर नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और फिर एक आता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, टोटल हमने 8 पार्ट में कैटेगराइज किया है। अब देखो, ये जो 2 पार्ट थे ऊपर में, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड और साउथ सेंट्रल हाईलैंड, उसको हमने लेक्चर नंबर 13 में, सॉरी लेक्चर नंबर 12 में इसको कंप्लीट किया है। अब ये जो 6 पार्ट एक्स्ट्रा आपके पास बचते हैं, इन सभी को आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये जो ईस्टर्न प्लेट्यू है, इसको हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर का प्लेट्यू। ठीक है ना। तो आज से स्टार्ट करते हैं छोटा नागपुर का प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, और भी बहुत सारे प्लेट्यूज के बारे में, 6 मेजर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखो, ये जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, ये बहुत बड़ा प्लेट्यू है ईस्टर्न इंडिया में। देखो, अगर मैं बताना चाहूँ तो ये इंडिया का हो गया, समझ लो कि मैप। ठीक है, और इंडिया के मैप में इस वाले साइड को बोलते हैं ईस्ट पार्ट, इस वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट का सबसे बड़ा कोई प्लेट्यू है तो वही है छोटा नागपुर का प्लेट्यू। ये कहाँ तक फैला हुआ है बच्चा? ये झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा, और उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये ज़्यादातर आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगा, मगर ये उड़ीसा के कुछ पार्ट में फैला हुआ है, और वेस्ट बंगाल में भी फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, और इसका कुछ हिस्सा आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। सिंस ये सारे झारखंड के क्लोज में हैं, इसी वजह से आपको यहाँ ये जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है इन एरिया में फैलने को मिलेगा। बट ये मोस्टली जो है वो झारखंड को कवर अप करती है। अगर इसकी जियोलॉजी और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो प्लेट्यू है ये प्री कैम्बेरियन रॉक से बनी हुई है, जो कि कितने साल पुरानी है? लगभग 540 मिलियन ईयर अगो इसकी एज है। और यहाँ की जो रॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर इग्नियस रॉक्स देखने को मिलेंगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, ग्नीस देखने को मिलेगा, और शीट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो इग्नियस रॉक्स कहाँ मिलती है? इग्नियस रॉक बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हैं पठारी एरिया में या प्लेट्यू एरिया में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्लेट्यू एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं वॉल्केनो के वजह से ही बनी हुई है। तो इग्नियस रॉक्स किसकी बनी होती है? मैग्मा जब कूल होता है तब उस वजह से ही इग्नियस रॉक बनती है, और जब इग्नियस रॉक एक टेम्परेचर और हीट में जाती है तब वहाँ बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, और बहुत सारा, इसी वजह से यहाँ पे आपको जिग जैग पैटर्न के मतलब कि प्लेसेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके, मतलब फ्लैट लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे वैलीज आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? छोटा नागपुर के एरिया साइड में। बेसिकली छोटा नागपुर को हमने टोटल 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट है रांची का प्लेट्यू, दूसरा पार्ट है हजारीबाग प्लेट्यू, प्लामू प्लेट्यू, और नेतरहाट प्लेट्यू। देखो, जो रांची का प्लेट्यू है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा प्लेट्यू माना जाता है इस वाले एरिया का। ठीक है, जिसका जो एलिवेशन है वो लगभग 700 टू 1 किलोमीटर के आसपास है। और दूसरी बात है कि हजारीबाग का प्लेट्यू, और फिर प्लामू प्लेट्यू, नेतरहाट प्लेट्यू। मैं बेसिकली हजारीबाग प्लेट्यू से आता हूँ, ठीक है ना। मेरा घर भी है हजारीबाग। तो मैं एक बार फिर से याद करवा दूँ कि हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, प्लामू प्लेट्यू प्लेट्यू और दूसरा है नेतरहाट का प्लेट्यू। अब आगे समझते हैं और मेजर रिवर्स के बारे में। यहाँ पे देखो, इस वाले रिवर में यहाँ पे एक फेमस रिवर है जिसको आपको याद रखना है, और वो है दामोदर का रिवर। कौन है बच्चा? दामोदर का रिवर। ये जो दामोदर का रिवर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले एरिया के लिए। आप देख सकते हो मैप में, ये रहा दामोदर का रिवर। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पे, हाँ, ये वाला पार्ट,
ये आपका दामोदर रिवर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इस वाले एरिया के लिए, जो कि अपने कोल रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है जैसे कि सुबर्णखा, सुबर्ण रेखा नदी, आप ही बोल सकते हो कोयल नदी, और बराकर नदी। ठीक है ना। तो इन सारे रिवर्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ डीप में आपको समझना होगा। तो दामोदर रिवर आपको याद रखना होगा कि दामोदर रिवर कहाँ से बहती है, तो झारखंड से उसका उद्गम होता है और वेस्ट बंगाल में, मतलब बेसिकली ये आपको छोटा नागपुर के प्लेट्यू में देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ के कोल रिजर्व्स के बारे में बात करूँ, तो ये जितने भी आपको कोल रिजर्व्स देख रहे हैं, ये सारे दामोदर रिवर्स के पैरेलल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए ये अपने कोल रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ मिनरल्स की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगी इस रीजन में। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर डिपॉजिट कोल को देखने को मिलेगी, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर किसका पार्ट था, ये गोंडवाना का पार्ट था। अब गोंडवाना के पार्ट में क्या था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइफ मौजूद था। अब वो तैथी का पार्ट था, तैथी जैसे जैसे आगे बना तो वहाँ से रिसेशन ऑफ सी हुई। अब ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं वो प्लेट के अंदर आ गई, और इसी वजह से यहाँ पे आपको कोल, पेट्रोलियम ज़्यादा देखने को मिलेगा। आयरन और यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मैग्नीज देखने को मिलेगा, माइका आपको देखने को मिलेगा, जो इस एरिया को, छोटा नागपुर वाले एरिया को बहुत फेमस बनाता है। ये रहा आपका माइका। फिर आपको बक्साइट देखने को मिलेगा, ये रहा बक्साइट। और यूरेनियम भी देखने को मिलेगी, जो कि आप जानते हैं कि यूरेनियम कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के कुछ माइनिंग सेंटर्स भी हैं, जैसे कि झरिया एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है, आप बोल सकते हो कोयले के लिए। धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि टंडवा हो गया। ये टंडवा का जो एरिया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कोल रिजर्व्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आयरन ओर भी देखने को मिलेगी। बेसिकली आपको एक हमेशा याद रखना है, दैट इज झरिया। झरिया आपको ज़्यादा वहाँ पे आपको कोल माइनिंग देखने को मिलेगी। आयरन ओर भी देखने को मिलेगी, नोवा मुंदी देखने को मिलेगा, गोवा देखने को मिलेगा। आपको यूरेनियम कहाँ देखने को मिलेगी, जादूगुड्डा में आपको देखने को मिलेगी, यूरेनियम के ओर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आयरन और कहाँ से देखने को मिलेगी, गोवा में और नोवा मुंदी में। और कोल कहाँ देखने मिली, झरिया। झरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कोल के परस्पेक्टिव से। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ इंडस्ट्रियल बैकबोन भी है, जैसे कि कह सकते हो कि टाटा स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको स्टील प्लांट्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं जितने भी इंडियाज़ के स्टील इंडस्ट्री हैं उनको। मतलब बेसिकली यहाँ पे रॉ मटेरियल क्रिएट होती है, जितने भी इंडिया के स्टील इंडस्ट्री है उनको ये जाके स्टील पहुँचाती है। ठीक है ना। अगर बात की जाए तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी है, जैसे कि बेतला नेशनल पार्क इकलौता इस एरिया का नेशनल पार्क है, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेवरल टाइगर रिजर्व्स भी यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी के मैटर पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ की ट्रैवल पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रैवल रहते हैं, जैसे कि संथाल, मुंडा, उरांव और भी बहुत सारे। यहाँ मेरा एक फेवरेट दोस्त है उरांव के मैटर पे, मतलब कि ट्रैवल में, और वो है वीरेंद्र। ठीक है ना। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक हिसाब से बोल सकते हैं, वीरेंद्र उरांव। ठीक है। अगर देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि इस वाले छोटा वाले नागपुर के एरिया में आपको उरांव या फिर संथाल, मुंडा ये सब देखने को मिलेंगे। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको झारखंड में मोस्टली कवर करता है, उड़ीसा के पार्ट में कवर करता है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की में करता है। और ये जो है वो बॉर्डर डिफाइन करता है, और ये इसके आप बोल सकते हो कि नॉर्थ में इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। और ईस्ट में जो है, सॉरी साउथ में जो है वो ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। अब आगे क्लाइमेट कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहती है। समर के सीजन में यहाँ पे लगभग 35 से 45 डिग्री तक सेल्सियस रहती है। यहाँ अगर मानसून की बात की जाए तो मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, मतलब कम ना तो ज़्यादा। ठीक है, लगभग 1200 से 1600 mm का वाटर रेनफॉल होता है। अगर यहाँ विंटर्स की बात की जाए तो यहाँ नवंबर से फरवरी तक आपको विंटर्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कोल्ड रहता है टेम्परेचर, और ये लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है विंटर के सीजन में। अगर यहाँ सॉइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रेड सॉइल आपको देखने को मिलेगा, लैटेरिटिक सॉइल आपको देखने को मिलेगा, जो कि लो फर्टिलिटी होता है, और यहाँ पे
अपलैंड्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि जो उठा हुआ एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे रेड सॉइल और लेटरेटिक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि कॉटन फार्मिंग को सपोर्ट करती है, और एलुवियल सॉइल भी आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको जहाँ जहाँ रिवर्स है, रिवर्स वैली है, उसके आपको अलोंग में देखने को मिलेगी, जो कि राइस कल्टीवेशन और वीट कल्टीवेशन के लिए आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो एरिया है ना छोटा नागपुर का एरिया, यहाँ पे ज़्यादातर आपको राइस फार्मिंग और वीट का फार्मिंग आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, और बोल सकते हो कि कॉटन फार्मिंग भी इस एरिया में होती है, ठीक है ना। अगर इकोनॉमिक बात की जाए तो इकोनॉमी के नज़रिए से बात की जाए तो माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कोल, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेरेन एरिया है ना ये, इसलिए आपको राइस देखने को मिलेगी, पल्सेस आपको यहाँ पे खेती और ज़्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मेज़ यानी मकई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इस वाले एरिया में। अगर यहाँ पे फॉरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको शॉल देखने को मिलेगी, टैग देखने को मिलेगी, बम्बू फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे फॉरेस्ट के एरिया में ज़्यादातर। अगर और भी कुछ बात करते हैं, चलो हटाओ, हटाओ क्या, ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे डाउट होगा आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स नीचे खुली हुई है। अब बात करते हैं मेघालय मिकिर अपलैंड के बारे में, ठीक है। अब सुनो बातों को, यहाँ पे जो मेघालय का मिकिर अपलैंड है उसके बारे में समझते हैं। ये जो बेसिकली आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है मेघालय के पार्ट का, ये कम्प्लीटली आपका मेघालय प्लेटियो ही है, ठीक है। अब आगे समझते हैं मेघालय प्लेटियो के बारे में, की फीचर्स जान लेते हैं। पहली बात कि देखो ये जो है ये पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेटियो है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे हिल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि खासी हिल्स, गारो हिल्स, और भी जैंतिया हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। खासी हिल, गारो हिल्स और जैंतिया हिल्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मेघालय के प्लेटियो में। तब ये जो मिकिर हिल्स है ना वो आपको कजरिंगा नेशनल पार्क के देखने को मिलेगी नियर में, ठीक है। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है शिलोंग पीक, ठीक है। वो लगभग कितना है, लगभग मान सकते हो कि आप 2000 मीटर के आसपास में है, ठीक है। बोल सकते हैं 2 किलोमीटर आसपास में इसका पीक है। यहाँ का जो मेजर रिवर है वो पहला आपको यहाँ उमंगॉट रिवर आपको देखने को मिलेगा। और देखो मैंने स्पेशल इसीलिए इसको ऐड किया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाटर है। मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पे जब नाव तैरती है ना तो ऐसा लगता है कि नाव पानी में तैर नहीं रही है बल्कि पानी में उड़ रही है, क्योंकि यहाँ एकदम पूरा पानी क्रिस्टल क्लियर रहता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे रिवर्स हैं। तो ये जो रिवर है ये कौन है, UMNGOT, यूमंगॉट रिवर आपको है। अगर यहाँ पे एक और रिवर की बात की जाए तो यहाँ पे एक और रिवर कौन सा है, कौपिली और माइंदितू रिवर आपको देखने को मिलेगी, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है, ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की। अब देखो सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रेन ज़्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 11,000 mm का रेनफॉल होता है। क्योंकि ये जो मेघालय का रीजन है ना यहाँ पे को रेनफॉल आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। समझ रही हो कितना आपको यहाँ पे रेनफॉल देखने मिलेगा, इसी वजह से इस एरिया का नाम मेघालय पड़ा है, ठीक है ना। तो अबाउट इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया पानी रेनफॉल भी इसी एरिया में ही होता है, ठीक है ना, गारो खासी हिल के पास में ही। आप कह सकते हो कि यहाँ रेनफॉल कितना होता है, लगभग आप बोल सकते हो कि 11,000 mm। बहुत ह्यूज है, ये बहुत ह्यूज है। और यहाँ सालों साल तक पानी होते होते रहती है। यहाँ पे आपको कुछ स्पीसीज भी देखने को मिलेगी, जैसे कि हुलकॉक गिबॉन आपको देखने को मिलेगी, और भी लेपर्ड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे खासी, गारो और भी बहुत सारे ट्राइबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ समझते हैं लोकेशंस के बारे में। अगर इसका लोकेशन की बात की जाए तो लगभग ये मेघालय का एरिया में पड़ता है, असम का एरिया में पड़ता है, और कुछ अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे भी ये थोड़ा सा फैला हुआ है। बेसिकली ये जो है ना वो मेघालय के एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि ये मेघालय में है। बट ये असम का एरिया आपको टच करता हुआ नज़र आता है। बट आपको पता होना चाहिए कि असम का जो एरिया है ना मोस्टली वो आपका प्लेन एरिया है, ठीक है ना। और जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो आपको माउंटेन का एरिया है, माउंटेन। और ये जो मेघालय का रीजन है वो कैसा रीजन है बच्चा, वो प्लेट्यू का रीजन है, ठीक है। तो ये बातें हो गई मेघालय, मोस्टली मेघालय। तो लेकिन ये जो असम का कुछ पार्ट है वो इसमें आपका आ जाता है। बट अगर क्लाइमेट की बात की जाए
तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून रहता है और यहाँ बहुत ज़्यादा हेवी रेन्स होती है, बहुत अमाउंट में रेन होती है। देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि ये हो गया इंडिया। अब जैसे ही यहाँ से अरबियन सी से कुछ चक्रवात आती है और ये यहाँ मूव करती है, तो यहाँ के जो हिमालयस है ना, वो हिमालयस क्या करते हैं कि यहाँ के जो मानसून है उसको ब्लॉक कर देती है। तो इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में सारे पानी यहीं पे गिर जाते हैं, वो गारो और खासी के हिल में, ठीक है। अगर समर की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होती है। और जब विंटर्स की बात की जाए तो लगभग टेम्परेचर बहुत मॉडरेट होता है बच्चा, क्योंकि पूरे इंडिया में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। वहीं यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है और अच्छे रहता है। इसलिए लोग देखोगे कि पूरे सालों साल तक इस मेघालय के एरिया में घूमने को जाते हैं। विंटर में आपको वहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारे एवरेज इंडिया में टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री क्रॉस कर जाती है ना, तो वहाँ पे लगभग 30 डिग्री या फिर आसपास में टेम्परेचर रहती है। मतलब कह सकते हो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पे। अगर सॉइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लेटरल सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि आप जो ऊपर वाला इलाका होता है प्लेट्यू का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे टी प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आपको रेड सॉइल भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो कि ऑरेंज कल्टीवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बिल्ट नट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में आप बोल सकते हो कि टी ज़्यादा होती है, ऑरेंज ज़्यादा होती है और पाइनएप्पल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो लिविंग रूट ब्रिज आपको देखने को मिलेगी और फिर केव्स आपको देखने को मिलेगी, वाटरफॉल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आपको ज़्यादातर कोल भी देखने को मिलेगी, लाइमस्टोन का माइनिंग आपको ज़्यादातर मिलेगी। मतलब बेसिकली यहाँ पे कोल भी आपको देखने को मिल जाएगी और लाइमस्टोन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर अब देखो, सिंस हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं नॉर्थ दक्कन प्लेट्यू के बारे में। अब देखो नॉर्थ दक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं तो ये जो आपको कंप्लीट ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका डक्कन प्लेट्यू। अब डक्कन प्लेट्यू को हमने बीच से सेपरेट किया है, तो ऊपर हो गया नॉर्थ दक्कन प्लेट्यू और नीचे हो गया साउथ दक्कन प्लेट्यू। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में अभी पढ़ेंगे। देखो अगर नॉर्थ दक्कन प्लेट्यू की बात की जाए तो ये जो रिवर है ना, वो डक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है वो नर्मदा नदी और फिर कृष्णा बेसिन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ बहती है नर्मदा रिवर और यहाँ पे बहती है कृष्णा रिवर। इन दो रिवर्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ दक्कन का प्लेट्यू। अगर जियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये एक वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ का लैंड बना हुआ है, जो कि अराउंड 65 मिलियंस ईयर अगो बनी हुई थी। अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो ये जो डक्कन प्लेट्यू है वो डक्कन प्लेट्यू बसाल्ट रॉक का बना हुआ है। द लावा, जैसे जैसे लावा जो है वो बहता गया, इसी वजह से यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फॉल्टिंग ट्रेन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। हिल्स ज़्यादा देखने को मिलेगी, वैलीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेजर रिवर्स है जैसे कि गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गया और फिर गोदावरी रिवर है, जो कि एक बात और याद रखना, ये जो गोदावरी रिवर है ना बच्चा, इसको साउथ का गंगा कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्थ में एक बहुत लंबा और बहुत फेमस रिवर है, दैट इज़ गंगा रिवर। उसी तरह से इसे साउथ का गंगा कहा जाता है गोदावरी को। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ डक्कन, इस पूरे डक्कन एरिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यही। नर्मदा और जो तापी रिवर है ना, वो वेस्ट फ्लो होती है और जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। ये जो वीमा हो गया, मंजीरिया हो गया, मजीरा और ये भी जितने भी रिवर्स हैं वो सारे गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र की प्लेट्यू देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश की प्लेट्यू मिलेगी और छत्तीसगढ़ आपको प्लेन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ के अगर महाराष्ट्र की कुछ प्लेट्यूज में सिटीज़ की बात की जाए तो नागपुर देखने को मिलेगा, औरंगाबाद देखने को मिलेगा और नासिक देखने को मिलेगी। अगर मध्य प्रदेश की सिटीज़ की बात की जाए तो इंदौर और भोपाल देखने को मिलेगा। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो रायपुर और बिलासपुर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ के सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये कल्चरल हब भी है, जैसे कि यहाँ कॉटन, शुगर कैन और भी सोयाबीन की फार्मिंग की जाती है। अगर इंडस्ट्री बेल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ मेजर सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जैसे कि पुणे हो गया, नागपुर हो गया और इंदौर हो गया। इंदौर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप बोल सकते हो कि पुणे, नागपुर, ये सब इंडस्ट्रियल बेल्ट है बच्चा इस वाले एरिया का।
अगर टूरिज़्म के नज़रिए से देखें तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अजंता एलोरा केव्स है, जो कि तुम आपको एक बात बताता हूँ, ये जब मैं आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाऊँगा ना, तब वहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र करेंगे। ये इकलौता ऐसा केव है जो कि बोल सकते हो पहला दुनिया का ऐसा कोई केव है, यहाँ पे बोल सकते हो ऐसा टेम्पल है जो कि ऊपर से ग्रेविटी के साथ में काटते काटते पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया होगा। यानी कि मान लो कि एक ऐसा माउंटेन है ना, उस माउंटेन को ऊपर से कटिंग करते 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 इसका एक टेम्पल बनाया गया है। ये आपको 20 रुपीज़ के नोट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फोर्ट्स हैं यहाँ पे। अगर लोकेशन की बात की जाए तो आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और यहाँ तक कि उड़ीसा में पड़ती है आपका बोल सकते हो कि नॉर्थ दक्कन। अगर यहाँ पे कुछ रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे कृष्णा रिवर बेसिन आपको देखने को मिलेगी, साउथ नर्मदा रिवर आपको देखने को मिलेगी। अगर नॉर्थ में आपको कृष्णा बेसिन रिवर देखने को मिलेगी और साउथ में नर्मदा रिवर आपको देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता, बट हाँ मॉडरेट होती है, अच्छी होती है। अगर समर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम हाई होता है। और यहाँ पे सुखाड़ भी कभी कभी पड़ जाता है। अगर विंटर्स की बात की जाए तो यहाँ 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक विंटर में होता है, मतलब टेम्परेचर। अगर सॉइल की बात की जाए तो यहाँ आपको ज़्यादातर ब्लैक सॉइल मिलेगा, जो कि आप बोल सकते हो कॉटन फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो ब्लैक सॉइल है, इसी ब्लैक सॉइल में आपको आयरन और मैग्नीज भी आपको देखने को मिलेगी। आपको रेड सॉइल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और भी यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर की मैटर पे बात की जाए तो यहाँ पे मेजर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कि कॉटन, शुगर कैन और पल्सेस उगाई जाएगी। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पुणे का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, आईटी नागपुर आपको देखने को मिलेगा, स्टील जो कि भिलाई आपको देखने को मिलेगा। अगर माइनिंग की बात की जाए तो कोल का यहाँ माइनिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा, मैग्नीज का माइनिंग देखने को मिलेगा, और आयरन ओर का डिपॉजिट का माइनिंग भी आपको देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में। देखो प्लेट्यू के एरिया में ना ये सब ज़्यादा डिपॉजिट इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि प्लेट्यू जो है ना वो कहीं ना कहीं किससे बना था, आपको अब पता है ना, इग्नियस रॉक से बना था। और इग्नियस रॉक कैसे बनता था, मैग्मा कूल होता है तब बनता है। अब ये मैग्मा में होती है मेटल्स ज़्यादा होती है। अब ये मेटल्स जैसे ही धरती पे आए तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग गए, और डिकम्पोज होते के साथ में ये ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी। अब बात करते हैं साउथ दक्कन के बारे में। देखो साउथ दक्कन कहाँ पे है, दक्कन प्लेट्यू के साउथ पार्ट को साउथ दक्कन कहते हैं। तो साउथ दक्कन प्लेट्यू ये कहाँ से आपको दिखेगा, कृष्णा रिवर जो कि इसके ऊपर में मिलेगी, और टू नीलगिरी हिल्स जो कि आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, और वेस्टर्न घाट आपको ईस्ट और वेस्टर्न घाट दोनों देखने को मिलेंगे। बेसिकली ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कृष्णा रिवर और नीलगिरी हिल्स, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगी साउथ दक्कन का प्लेट्यू। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये कर्नाटका प्लेट्यू है, इसके इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज है, जैसे कि कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना का प्लेट्यू, तमिलनाडु का अपलैंड्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बेसिकली किससे बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और भी ग्रेनाइट से बना हुआ है, और बासाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर यही सब चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा रग्ड एरिया माना जाता है, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ एरिया माना जाता है दैन नॉर्दर्न दक्कन, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हिल्स देखने को मिलेगा, प्लेट्यूज देखने को मिलेगी, वैलीज देखने को मिलेगी। अगर यहाँ के कुछ मेजर रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे कृष्णा आपको देखने को मिलेगा, तंगभद्रा आपको देखने को मिलेगा, कावेरी देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारा पेनस रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कहाँ तक होती है, ईस्टर्न फॉरवर्ड बहती है, मतलब ईस्ट की ओर बहती है, और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है ना। बेसिकली ऐसे से फ्लो हुई और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल गई, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो इसका कुछ की रीजन्स भी है, जैसे कि कर्नाटका प्लेट्यू है, तेलंगाना का प्लेट्यू है, तमिलनाडु का अपलैंड्स है। तो अगर कर्नाटका का एरिया बात की जाए तो इसमें एक मेजर सिटी है जिसका नाम है बेंगलोर, आरसीबी, ठीक है। मैसूर और भी बहुत सारे। तेलंगाना का प्लेट्यू में जैसे कि आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे। तमिलनाडु में ये सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। तो इसको, इस वाले एरिया को, साउथ दक्कन को, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज़ बेंगलोर इज़ अ मेजर आईटी हब। यहाँ पे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इस वाले एरिया को कहा जाता है। एग्रीकल्चर भी होती है यहाँ पे, जैसे कि राइस
आप ही बोल सकते हैं रागी, पल्सेस, कॉफ़ी और भी बहुत सारी प्लांटेशन होती है, ठीक है ना। कॉफ़ी का प्लांटेशन होती है। हिस्टोरिकल मोमेंट भी है, जैसे हम्पी आपको देखने को मिलेगा, दबाई, आई एम रियली सॉरी, बदामी आपको देखने को मिलेगा, बेलूर और फिर ये सब आप देखने को मिलेगा। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और तमिलनाडु में फैला हुआ नजर आएगा। अगर इसकी बॉन्डेड किसके बॉन्डेड है, ये आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बॉन्डेड है। जैसे कि ये एरिया हो गया, अभी जस्ट मैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में आ रहा हूँ, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इससे बॉन्डेड है, ठीक है ना, ये एरिया। अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे सेमी एरिड आपको ज़्यादा मिलेगी एरिया, और ह्यूमिडिट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे रेनफॉल जो है वो मॉडरेट होती है, उतना अच्छा भी नहीं होता, उतना ख़राब भी नहीं होता। अगर समर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई एरिया होता है। विंटर्स की बात की जाए तो यहाँ लगभग 12 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, 12 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तक होता है। अगर सॉइल की बात की जाए तो यहाँ पे रेड सॉइल होगा, जो कि आप बोल सकते हो कि जो कॉमन कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर ब्लैक सॉइल की बात, यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि कॉटन, देखो कॉटन जो होता है ना वो ब्लैक सॉइल पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल जहाँ रहेगा ना वो कॉटन के लिए बेस्ट माना जाता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है बेंगलोर और हैदराबाद। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, कॉफ़ी और सिल्क प्रोडक्शन, एक और ऐड कर लेना कॉटन भी, ठीक है। अगर माइनिंग की बात की जाए तो इस एरिया में आपको जो कि आप केजीएफ का नाम सुने होंगे, केजीएफ आप बहुत फेमस मूवी है, जिसको बोलते हैं कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है ना। वो यहाँ पे आपको गोल्ड का माइनिंग भी देखने को मिलेगा, आयरन ओर्स भी देखने को मिलेगी और बॉक्साइट भी देखने को मिलेगा। देखो इस वाले रीजन में ज़्यादातर क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है, प्लेड्यूस हैं, और प्लेड्यूस में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी मेटल्स वगैरह, इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, गोल्ड का भी और होगा, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न घाट, अब आगे समझ लेते हैं। देखो अब हम लोग लास्ट का 2 पॉइंट है बचा हुआ है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इसके बारे में समझते हैं। देखो वेस्टर्न घाट क्या है, कि वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है, जो कि वेस्ट कोस्टल में पड़ती है, यानी कि वेस्ट कोस्ट में आपको ये कंटिन्यूअस माउंटेन का रेंजेस है, जैसे हिमालय नहीं है बच्चा उस टाइप से। तो हिमालय तो बहुत ऊपर उठी उठी पार्ट है, बट ये उतना हाई नहीं है, बट हाँ ये है, यहाँ पे कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है, ठीक है ना। इसी वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। देखो ये प्लेट्यू है, ठीक है ना, ये माउंटेन्स नहीं है, ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनके पे चोटी बनती है, ऐसा नहीं, हिल्स नहीं बनती, हाइट नहीं बनता, ये कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं फ्लैट एरिया होता है, ठीक है ना, ऐसे। जो कहाँ से कहाँ तक है, वो गुजरात से लेके केरला तक है, अबाउट 1600 किलोमीटर तक है। इसका जो हाईएस्ट पीक है अन्नामुदाई है, जो कि लगभग आप बोल सकते हो कि 2695 मीटर का है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, केरला में। अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे ओल्डर दैन हिमालयस है, ये जितने भी आपको वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगी वो हिमालय से भी ओल्डर है। इसका मतलब है कि जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब टकरा रही थी उससे पहले ही इसका वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हो चुका होगा, ठीक है। और ये किससे बनी हुई है, इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से ये एरिया बनी हुई है, ठीक है ना। और ये जो एरिया है ना वो ईस्ट की साइड थोड़ा ज़्यादा स्लोप करती है, यानी कि ये जो एरिया है वो थोड़ा ईस्ट की ओर ज़्यादा स्लोप है, यानी इधर स्लोप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ की कुछ मेजर रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो आपको पेनिनसुला एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। शॉर्ट वेस्टर्न फ्लो आपको ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि साउथ होना चाहिए, वेस्टिंग रिवर्स आपको देखने को मिलेगी साउथ में बहने वाली, जैसे कि नेत्रावती हो गया, शारावती हो गया, ये सब रिवर्स किधर बहती है बच्चा, साउथ की ओर, यानी कि इधर इस डायरेक्शन में मूव ऑन होती है। अगर इसका सिग्निफिकेंस देखा जाए तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नेम है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर स्पीसीज की बात की जाए तो यहाँ पे केरला इज़ अ फेमस फॉर कैरेडामॉम और फिर ब्लैक पेपर्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे स्पाइसेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी मसाले आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो बहुत सारे पढ़ लेना है यहाँ पे यार, जल्दी जल्दी हमको आगे पढ़ना है। लोकेशन की बात की जाए तो आपको कहाँ पे है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हेवी होता है, लगभग 2000 से 7000। क्यों होता है, क्योंकि ये जो है एक हिली एरिया है, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है।
अब जब ये थोड़ा सा हाई पे रहेगा ना, इस वजह से सारे रेनफॉल हो सकता है कि इधर ही गिर जाए, इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई में होता है ड्यू टू मानसून। अब देखो, जस्ट इसके समझो कि ऐसे था हमारा साउथ में, यहाँ पे था हमारा वेस्टर्न घाट और यहाँ था ईस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में था साउथ डक्कन। अब साउथ डक्कन में उतना रेनफॉल नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो एरिया है ना, यहाँ पे रेनफॉल हो रही थी। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही यहाँ से कोई मानसून पैटर्न आती थी, तो ये सारे जो माउंटेन है ये ब्लॉक कर देता है। ये ना तो इधर वाले एरिया से जब आएगी मानसून तो ये ईस्टर्न वाले ब्लॉक कर देंगे, और जब अरबियन सी से आएगी तो वेस्टर्न वाले ब्लॉक कर देंगे। इस वजह से क्या होगा कि इस वाले एरिया में उतना आप बोल सकते हो कि रेनफॉल नहीं हो पाता। अब सारे रेनफॉल किधर हो जाएंगे? इधर ही हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर आपको रेनफॉल देखने को मिलेंगी, लगभग 2000 से 7000 mm ड्यू टू मानसून। अब देखो यहाँ पे आपको लैट्रिक सॉइल भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आयरन यहाँ पे ज़्यादा होती है, और टी का प्लांटेशन, कॉफ़ी का प्लांटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपको टी देखने को मिलेगा, कॉफ़ी देखने को मिलेगा, और स्पाइसेस भी आपको देखने को मिलेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है, जैसे कि इडुक्की डैम हो गया, कोयना डैम हो गया, ये सब डैम में आपको ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। अब ये टूरिज़्म हब भी माना जाता है इस वाला एरिया, यानी कि बोल सकते हो कि वेस्टर्न घाट में, जैसे कि हिल स्टेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको ज़्यादा देखने को इस वाले एरिया में मिलेगी। अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ईस्टर्न घाट। अब देखो ईस्टर्न, देखो जो वेस्टर्न घाट था वो कंटिन्यूअस रेंजेस था फ्रॉम द, बोल सकते हो कि आप गुजरात टू पूरे पार्ट में, इस वाले एरिया में। बट ये जो एरिया है यानी कि ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट बेसिकली एक डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि ईस्ट कोस्ट में आपको ये पैरेलली आपको देखने को मिलेगा। और ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन है, यानी कि कहीं थोड़ा है तो छूटा हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा दूर, फिर उसके बाद थोड़ा दूर, मतलब डिसकंटिन्यू है, मतलब कैसे है। इसका जो एलिवेशन है वो लेस एलिवेशन दैन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ज़्यादा हाइट आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगी, बट इस वाले एरिया में उतना ज़्यादा आपको हाइट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है अरमाकोंडा, जो कि लगभग 1600 मीटर यानी कि 1700 मीटर का हाइट है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको ग्रेनाइट, ग्नीस और लाइमस्टोन का बनता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे, सिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे भी रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे भी जो इरोजन है ना वो ज़्यादा देखने को मिलेगी बाय रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, महानदी। अब ये रिवर्स क्या करती है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे जब इरोड करेगी तो इसके जस्ट बगल पे आपको प्लेन का फॉर्मेशन होता नज़र आएगा। तो यहाँ के कुछ मेजर रिवर्स है, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये जो है बहुत सारे रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मोस्ट फेमस रिवर यहाँ का कौन है? महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है ना। कावेरी भी कह सकते हो, चारों फेमस है यार, ठीक है। आपको सबके बारे में जानना होगा। बेसिकली आपको ये जानना है कि ये सब कैसे नदियाँ हैं, आप बोल सकते हैं पेनिनसुला नदियाँ हैं, ठीक है। अगर यहाँ के मिनरल्स की बात की जाए तो इस वाले एरिया में बक्साइट और आयरन ओर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। किस वाले एरिया में? इस वाले, यानी कि वेस्ट ईस्टर्न घाट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश, और बहुत सारे इंडिजिनियस ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और भी तमिलनाडु में अभी आप कुछ कुछ फैला हुआ है, और भी बहुत सारी जगह पे बोल सकते हो कि तेलंगाना में कुछ कुछ पार्ट में, वगैरह वगैरह। अगर यहाँ की सॉइल की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको रेड सॉइल और लेटरल सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में राइस देखने को मिलेगी, पल्सेस देखने को मिलेगी, ऑयल सीड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। राइस क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे रेन ज़्यादा हो रही है। पल्सेस क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे जो साइड वाला एरिया है यहाँ पे उतना रेनफॉल नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे इस वाले एरिया में पल्सेस भी देखने को मिलेगी। अगर मिनरल्स की वेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पे बक्साइट, जैसे जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे बक्साइट का और आयरन और ज़्यादा मिलता है, तो नो डाउट बक्साइट और आयरन ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ फेमस पोर्ट सिटीज़ भी हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम हो गया और चेन्नई हो गया, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, चलो हो गया ख़त्म, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। देखो एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में। हमने अब कल के लेक्चर में नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा था, साउथ सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा था,
ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग मेघालय प्लेट्यू के बारे में पढ़े, नॉर्थ दक्कन के बारे में, साउथ दक्कन के बारे में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ लिए। बेसिकली अब हमारा टोटल जो ये बोल सकते हो कि पेनिनसुला वाला पार्ट था वो कंप्लीट हमने कर लिया, ठीक है ना। आपको बस बेसिकली इन सारे चीज़ों के बारे में एक बार रिकैप कर लेना है। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगी। आप नो डाउट जाके बिंदास पढ़ो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक मारो, थोड़ा सपोर्ट बनता है भाई, क्योंकि एक साइडेड प्यार कभी नहीं चलता। आपको थोड़ा सा मुझे भी प्यार देना होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब सीधा अगले लेक्चर में, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पेनिनसुला इंडिया, उस पर पढ़ेंगे। और फिर क्या बचता है मेरे पास, देखो मैं बताऊँ तो इम्पोर्टेंस ऑफ पेनिनसुला प्लेटियो और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में भी हो सकता है हम लोग बात कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।